डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है बार बेंच रिलेशंस, बार बेंच संबंध। तो जैसा कि आपको पता है कि बार और बेंच ये विधि के शासन में दो आवश्यक तत्व हैं जो कि किसी व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विधि के शासन में अधिवक्ता और न्यायाधीश और मुवक्किल के पारस्परिक संबंध कहीं ना कहीं न्याय प्राप्ति को सहज बनाते हैं, न्याय प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बारी बारी से सबसे पहले बार का अर्थ समझेंगे, फिर बेंच का, और फिर इनके क्या क्या संबंध, किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बार क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(a) में जिस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज होगा उसे अधिवक्ता कहा जाएगा। तो अब प्रश्न आता है कि बार का क्या रोल है इसमें। तो बार जर्नली जो शाब्दिक अर्थ इसका वो होता है, वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है अधिवक्ताओं का सामूहिक वर्ग या समूह। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स ने दिए हैं, अलग अलग जगह बताया गया है। तो पहला है इसमें कॉर्पस ज्यूरिस के अनुसार बार शब्द का तात्पर्य न्यायालय कक्ष का वह स्थान है जहां अधिवक्ता या विधि व्यवसायी बैठते हैं, अपने रोजमर्रा के कार्य न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है आपकी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसके अनुसार वह न्यायालय कक्ष जो अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए लाया जाता है बार कहलाता है। और फिर है आपके एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के अनुसार न्यायालय का वह स्थान जो अधिवक्ताओं अथवा जूरी सदस्यों अथवा विधि व्यवसायियों के लिए आरक्षित रखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बार शब्द का तात्पर्य है अधिवक्ताओं का एक संगठित समूह या अधिवक्ताओं का एक संगठित सामूहिक वर्ग बार कहलाता है। अब भारत जैसे देश में विभिन्न प्रकार की बार संगठित हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCCR, राष्ट्रीय स्तरीय बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहा जाता है जिसको। ऐसे ही हाई कोर्ट स्तर पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिला स्तर पर जिला बार एसोसिएशन और तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय बार एसोसिएशन। अब अगला जो है समझने की दृष्टि से आपको वो है बेंच क्या होती है। तो जैसा कि आपको यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जिस प्रकार बार का अर्थ बताया गया है उसी प्रकार बेंच को भी समझा जा सकता है। तो पहली डेफिनेशन जो यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि न्यायालय कक्ष का वह स्थान जहां अधिवक्ता विधि व्यवसायी बैठते हैं, तो केवल इस शब्द को ही आपको चेंज करना है। और बेंच शब्द में जब भी बेंच का उल्लेख होगा तो न्यायालय कक्ष का वह स्थान जहां न्यायाधीश या न्यायाधीश वर्ग अपने न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं, वो बेंच कहलाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है बेंच तो ये अलग अलग है कि एकल बेंच होती है, जब सिंगल जज मामलों को सुनता है तो एकल पीठ कहलाती है, जब दो जज मामलों को सुनते हैं तो खंडपीठ कहलाती हैं, और अगर दो से ज्यादा हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 सदस्य होते हैं तो वो संवैधानिक बेंच कहलाती हैं। फिर इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की डेफिनेशन में कि वह न्यायालय कक्ष जो न्यायाधीशों के उपयोग के लिए रखा गया है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के अनुसार न्यायालय का वह स्थान जो न्यायाधीश वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बेंच
एकल पीठ होती हैं, सिंगल बेंच होती हैं, डिवीजन बेंच होती हैं, फुल बेंच भी होती हैं जिसमें 3 या अधिक न्यायाधीश बैठते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश बैठते हैं। आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वहां बैठती है जहां संविधान के निर्वचन का कोई महत्वपूर्ण मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आता है। और लार्जर बेंच यह सभी कार्यरत न्यायाधीशों की होती है। इसमें जितने भी उस समय न्यायाधीश होते हैं वो सारे के सारे बैठते हैं। तो बेंच का संबंध आप सब समझते हैं, बेंच का संबंध न्यायाधीश से है। न्यायाधीश शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में भी परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल ऐसे हर व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप में न्यायाधीश है, किंतु हर उस व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति है जो किसी विधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब न्यायाधीश में जैसे आप देखें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जो विधिक कार्रवाई के अधीन कार्य कर रहा है, आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा आप जब एविडेंस पढ़ेंगे तो वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा फर्स्ट में न्यायालय शब्द को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी और वे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट मध्यस्थों के सिवाय सभी व्यक्ति आते हैं जिन्हें साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है। तो ये सारी परिभाषाएं काफी विस्तृत हैं। इनके अनुसार न्यायालय में केवल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट ही शामिल नहीं हो, अपितु वे सभी व्यक्ति भी शामिल हैं जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हैं। अब अगली क्लास में हम इसके बार बेंच संबंध पढ़ेंगे। थैंक यू।